दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं प्रतीक। काव्य शास्त्र में प्रतीक एक विशेष बिंदु है। विशेष रूप से जब आप कविताओं का अध्ययन करते हैं या कविताओं को जब आप व्याख्यायित करते हैं, किसी पद्यांश वगैरह को, तब प्रतीक को भी आपको स्पष्ट करना होता है। अनेक रचनाकार प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। पूर्व में सिर्फ पद्य में प्रचलित होता था, लेकिन प्रतीक आजकल गद्य में भी खूब प्रचलित होने लगे हैं। दरअसल प्रतीक का जो शाब्दिक अर्थ है प्रतीक, वो है अवयव या चिन्ह। इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि आप रेखा गणित में कोई चिन्ह लगा देते हैं जिससे पता लगता है कि ये त्रिभुज है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है। तो ऐसे ही, लेकिन चूंकि साहित्य में, गद्य और पद्य में, कविता में, कहानियों में, इनमें आप ये चिन्ह नहीं लिखते हैं बल्कि शब्द लिखते हैं। और शब्द भी सीधा सीधा ऐसा नहीं लिखते, प्लस का निशान लगा दिया तो उससे पता लग गया कि ये जोड़ या प्लस का निशान है, बल्कि उसमें भी शब्द के माध्यम से भाव प्रकट होते हैं। तो भाव सत्ता, तो वो जो भाव है कवि के मन में, उस विषय या संदर्भ को लेकर के कहने के, उसके माध्यम से वो किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो प्रतीकात्मक रूप से सामने आता है। और उसका अर्थ जो है, जो हम ग्रहण करते हैं, पाठक जो ग्रहण करता है, दर्शक जो उसे प्राप्त करता है, वह सीधा सीधा नहीं होता। आपने शब्द शक्तियाँ पढ़ी होंगी तो अभिधा में नहीं होता, बल्कि वो व्यंजना में होता है। तो उस प्रतीकात्मक व्यंजना के माध्यम से वह अर्थ इतना सटीक, इतना मार्मिक, इतना प्रभावी होता है कि कुछ अलग तरह की बात कहता है, कुछ अलग तरह के प्रतीक, कुछ अलग तरह के चिन्ह हमारे सामने उभरने लगते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतीक का अर्थ, उसकी परिभाषा के साथ साथ कितने प्रकार के प्रतीक हैं और कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों ने उसकी क्या परिभाषा दी है, इन सब के बारे में जानेंगे। आइए तो शुरू करते हैं वीडियो। बस आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो के बाद में कोई सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएँ और आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो पहले इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं, फिर इसको और स्पष्ट हम करेंगे। देखिए, काव्य में चिंतन का बड़ा महत्व है। प्रतीक का संबंध भी मनुष्य की चिंतन प्रणाली से है। प्रतीक का शाब्दिक अर्थ अवयव या चिन्ह है। जैसा कि हमने बताया कि इसका अर्थ चिन्ह है, तो चिन्ह कौन सा? कोई आकार द्वारा, रेखा द्वारा बनाया गया नहीं, बल्कि शब्द द्वारा बनाया गया चिन्ह। कविता में प्रतीक हमारी भाव सत्ता को प्रकट अथवा गोपन करने का माध्यम है। लेखक के मन में, रचनाकार के मन में जो भाव है, और वो भाव जब दर्शक से, पाठक से तादात्म्य स्थापित करके उभरते हैं तो प्रतीक के माध्यम से वो स्पष्ट होते हैं, वो बात कहते हैं। प्रत्येक भाव व्यंजना की विशिष्ट प्रणाली है। ये भाव सहज रूप से प्रकट नहीं होते हैं अभिधा के माध्यम से, बल्कि लेखक व्यंजना में प्रकट करता है। अब दर्शक और पाठक की ये क्षमता के ऊपर निर्भर है कि वो कितना उसे अच्छे से समझ पा रहा है। इससे सूक्ष्म अर्थ व्यंजित होता है, अर्थात विशिष्ट अर्थ व्यंजित होता है, सामान्य अर्थ नहीं। उसे आम दर्शक या नया पाठक नहीं समझ पाएगा। बहुत सारे प्रतीक, मिथक और बिंब ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से चले हुए आते हैं। अगर नया पाठक है, पहली बार जब कोई साहित्य का अध्ययन करता है, तो कई बार उन्हें वो स्पष्ट नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, अर्थात उसके मूल अर्थ को, मूल भाव को ग्रहण नहीं कर पाता है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर भागीरथ मिश्र कहते हैं कि सादृश्य के अभेदत्व का घनीभूत रूप ही प्रतीक है। अर्थात सादृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, उसके
अभेदत्व का, उसमें जो अभेदत्व है, उसमें जो छिपा हुआ है, उसका घनीभूत रूप ही प्रतीक है। सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें जो भेद छुपे हुए हैं, उसका जो मूल रूप है, घनिष्ठ रूप है, वही प्रतीक है। उनके मंतव्य में प्रतीक की सृष्टि अप्रस्तुत बिंब द्वारा ही संभव है। अर्थात जो आपको दिखाई दे वो अगर बात समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए, तो फिर प्रतीकात्मक नहीं हुई बात वो, बल्कि प्रतीकात्मक बात में अप्रस्तुत है। वह अभी कहा नहीं जा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहा जा रहा है, आपको महसूस होगा भाव के माध्यम से। और ये कई बार अप्रस्तुत बिंबों के माध्यम से सहारा लेकर के सामने आते हैं। प्रतीक के कुछ मौलिक गुण धर्म है, जैसे कि सांकेतिकता, संकेत में बात करता है, संक्षिप्तता, सूक्ष्मता में बात करता है, रहस्यात्मकता, छुपा हुआ रहता है, बौद्धिकता, बहुत सहजता से ग्रहण नहीं होता है, थोड़ा सा मस्तिष्क लगाना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, सोचना पड़ता है, भाव प्रकाश्यता, अर्थात भावों को प्रकाशित करने का माध्यम है, एवं प्रत्यक्षतः प्रतिज्ञा, प्रकटीकरण से बचाव आदि। प्रत्यक्षतः सामने नहीं आता, प्रकटीकरण नहीं होता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रकट रूप से अपनी बात कहने का प्रयास करता है। आधुनिक कविता प्रतीक के वक्त सामान्य लक्षण को अपने अंदर समाहित कर पाठक को विषय को समझने, अनुभव करने और अर्थ में संबोधन का व्यापक विकल्प प्रस्तुत करती है। अब देखिए, पूर्व की कविता और आधुनिक कविता में भी अंतर बता दिया और प्रतीक की विशेषता भी यहाँ पर बता दी गई है। आधुनिक कविता प्रतीक के वक्त सामान्य लक्षण को अपने अंदर समाहित कर, जो नवीन कविताएं हैं जिसके अंदर खास तौर से और स्पष्ट आप समझें तो जो गद्यात्मक कविताएं हैं, जब से कविता का छंद और लय एक तरह से टूटी है, तो उससे छंद मुक्त जो कविता आई है गद्यात्मक, उसके अंदर वह पाठक को अपने से जोड़ करके विषय को समझाने और अनुभव कराने में और अर्थ का व्यापक संबोधित कराने के लिए प्रतीक को विकल्प के रूप में प्रस्तुत करती है। आज कविता कबीर, सूर, तुलसी की भांति निश्चित अर्थों में बांधती नहीं है, अर्थात इसके अनेक अर्थ विकल्पात्मक रूप से खुलते हैं, और ये अनेक वजहों से खुलते हैं, जिसमें एक वजह है प्रतीक की, कि प्रतीक इस तरह से प्रयोग हो रहे हैं, ऐसे प्रयोग हो रहे हैं जिनसे कि अनेक अर्थ का द्योतक होती हैं कविताएं, बल्कि उसे उसकी भाव सत्ता के सोचने समझने की खुली छूट देती है, और इसमें प्रतीकों का बहुत बड़ा योगदान परिलक्षित होता है। परिलक्षित यानी कि दिखाई देता है। हाँ, जब हम अनेक आयामों पर, अनेक स्तरों पर कविता के अर्थ को, कविता के भाव को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये नई कविता में, आधुनिक कविता में ये विशिष्टता है। तो वो प्रतीकों के माध्यम से विशिष्ट रूप से हमें सामने नए अर्थ देने का प्रयास करती है। सूर, कबीर, तुलसी की कविताएं भी अर्थ देती हैं, लेकिन उनके अर्थ उस समय एक बंधे बंधाए सांचे में रहे हैं। अभी जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो अनेकार्थक रूप से प्रकट करने के लिए लिखी जा रही हैं। प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व का साकार करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर और विशिष्ट बात है कि प्रतीक जो है, कई बार कविता अपने भावों को प्रकट करने के लिए बहुत सहज रूप से सामने आ जाती है, लेकिन कुछ सूक्ष्म भाव होते हैं जो कविता को प्रतीकात्मक रूप से कहने पड़ते हैं। शाब्दिक प्रतीक भी वहाँ पर विशेष महत्व रखते हैं। उसके विचार और अगोचर तत्व जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसके प्रकट में होने वाले, उनको साकार करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। प्रतीक की कुछ और विशेषताएं। प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रस्तुत का नाम है, अर्थात जो प्रस्तुत नहीं हो रहा उसे अप्रस्तुत करने वाले प्रस्तुत का नाम प्रतीक है। कितनी सहज और कितनी अच्छी परिभाषा ये तुरंत मन में किसी भावना को जागृत कर देते हैं। विशेष कोई भावना जागृत हो जाती है प्रतीकों के माध्यम से, एकदम से उस अर्थ तक व्यक्ति पहुंच जाता है। लेकिन कब? जब वो पहली बार प्रतीक को समझ जाता है, तब दूसरी बार वो पहुंचता है। पहली बार में वो सीधा नहीं पहुंचेगा, बल्कि पहली बार में उस प्रतीक के अर्थ को, उसके भावार्थ को समझने तक पहुंचना उसको आवश्यक है। फिर उसके बाद प्रतीक के अर्थ तक पहुंचेगा। पहले प्रतीक को समझो, फिर उस कविता के माध्यम से प्रतीक को लाए गए रचनाकार के भाव को समझना पड़ता है। ये कविता, उसके विषय, इन सब पर निर्भर करता है, सबको मिला करके। ये प्रारंभ में व्यक्तिगत व धीरे धीरे रूढ़ हो जाते हैं। इसे आप ऐसे समझें, पहली बार जब कोई रचनाकार, कवि किसी प्रतीकात्मक शाब्दिक संरचना का प्रयोग करता है, तो वो व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कबीर ने प्रयोग किया है,
मैथिली शरण गुप्त ने प्रयोग किया, मुक्तिबोध ने प्रयोग किया। लेकिन फिर क्या होता है कि उस प्रतीक का विशेष अर्थ पाठक ग्रहण करने लग जाता है, तो उसी प्रतीक को फिर दूसरा रचनाकार भी अपनी कविता के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से प्रयोग में लेने लगता है। फिर कोई तीसरा रचनाकार भी प्रयोग में ले, तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात प्रचलित हो जाते हैं। सभी लोग उनको अपने काव्य में प्रयोग करने लग जाते हैं। और जब अधिकतर लोग इनको प्रयोग करते हैं तो उस प्रतीकात्मक शब्द का अर्थ उसी रूप में, उसी तरह से लोग ग्रहण करने लग जाते हैं, क्योंकि उसका अर्थ भी वो रूढ़ हो गया, जैसे प्रतीक रूढ़ हो गया उसी तरह से, तो फिर वो आसान भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, नए प्रतीक बनते रहते हैं, गढ़े जाते हैं, वो चलते रहते हैं। हिंदी साहित्य के विशिष्ट विद्वान डॉक्टर नगेंद्र प्रतीक की परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि उपमान जब किसी पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तब प्रतीक बन जाता है। जैसे कि आपने छंद पढ़े होंगे, उसमें उपमेय उपमान होगा। जब किसी विशेष पदार्थ के लिए, सामान्य में विशेष पदार्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, प्रचलन में आ जाते हैं, तो प्रतीक बन जाते हैं। जैसे कि सुंदर युवती के मुख को चंद्रमा का कई बार उपमान दे दिया जाता है, तो ये एक प्रतीक हो गया, तो वो रूढ़ हो गया। ये रूढ़ हो गया इसलिए प्रतीक हो गया, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। कबीर ने बूंद को जीवात्मा का तथा सागर को परमात्मा का प्रतीक माना है। अब देखिए, ये पहली बार उन्होंने जब कहा कि बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, तो उसके बाद क्या हुआ, बूंद को जीवात्मा का और सागर को परमात्मा का प्रतीक शेष रचनाकारों ने धीरे धीरे लिखना, मानना, स्वीकार कर लिया। लेकिन कबीर ने पहली बार लिखा, पहली बार में समझ में नहीं आया, दूसरी बार में जब लोगों ने समझा कि इसका अर्थ ये है, तो फिर धीरे धीरे ये रूढ़ हो गया, प्रचलित हो गया, और लोगों ने इसका भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में पहाड़ काव्य का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में जो पहाड़ है वो काव्य का प्रतीक है, जंगल कवियों का प्रतीक है, धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा दुख निराशा का प्रतीक है, ये इनकी कविता है बड़ी विशेष। और अज्ञे का बावरा अहेरी बड़ी प्रसिद्ध कविता है। सूर्य का अंधा युग धर्मवीर भारती का एक गीत नाट्य है, उसमें अनास्था का अंधा युग प्रतीक है। संशय की एक रात जो है वो क्षणबोध अंतर्द्वंद का प्रतीक होकर शीर्षक रूप में सामने आए। ये शीर्षकों में जो प्रतीक है विशिष्ट रूप से, ये नरेश मेहता की संशय की एक रात है, तो ये सब प्रतीक के रूप में भी सामने आते हैं। शीर्षक इस तरह से रचनाकार लिखने लगता है, और जब ये सामने आते हैं तो प्रारंभ में इनका अर्थ कुछ और लगाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब इनका रूढ़ अर्थ हो जाता है प्रतीकात्मक रूप से, तो लोग समझने लग जाते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से इसे साध्यवसाना लक्षणा का विकसित रूप स्वीकारा है। ये लक्षणा का विशिष्ट रूप होता है। जब हम आपको शब्द शक्तियाँ पढ़ाएंगे तो और स्पष्ट करेंगे क्या होता है। तथा किसी ने इसका आविर्भाव अन्योक्ति अलंकार में करने की चेष्टा की है। अन्योक्ति अलंकार, यहाँ से किसी और के बारे में जब बात कही जाए तो वो वाली बात है। जैसे कि इसकी प्रतीक की विशेषताएं जो है कि अप्रत्यक्ष रूप से बात कहना, रहस्यात्मक रूप से बात कहना, संक्षिप्त बात कहना, अप्रस्तुत की बात प्रस्तुत होकर के कहना, तो ये सब अन्योक्ति अलंकार की विशेषताओं के कारण इसको उससे जोड़ा गया है, कि वहाँ से निकला गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे चित्र भाषावाद माना है। चित्र भाषावाद मतलब, जैसे कि हमने पहले बताया कि प्रतीक का अर्थ है चिन्ह, अर्थात एक तरह से वो चित्र बन जाता है, लेकिन चित्र रेखाओं के द्वारा नहीं है, शब्द के द्वारा बन जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ये एक तरह से चित्रात्मक भाषा है। प्रतीकों के भेद के बारे में अलग अलग राय है विद्वानों की, लेकिन फिर भी कुल मिला के अधिकतम जो प्रतीकों के भेद माने गए हैं वो 8 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं और कुछ उनके उदाहरण सहित हम आपको नाम बताते हैं। जैसे कि भावोत्प्रेरक प्रतीक, जैसे कमल है, चंद्र है, कुमुदनी है, ये सब भावोत्प्रेरक हैं, भाव को उत्पन्न करने वाले, प्रेरित करने वाले प्रतीक हैं। अब वो भाव कैसा है ये आप उस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जानेंगे। विचारोत्पादक प्रतीक, यानी कि विचारों को उत्पन्न करने वाले प्रतीक हैं। विभीषण है, गांधी जी है, अनेक रचनाकारों में इस तरह के आए, जैसे कि विभीषण एक प्रतीक बन गया है। जब भी कोई अपने घर की बात दूसरे व्यक्ति को बताता है तो वो कहता है घर का वेदी लंका ढाई, तो विभीषण का इस रूप में नाम लिया जाता है। गांधी को अहिंसात्मक रूप से, सहजता के रूप में, सरलता के रूप में प्रकट करने का एक प्रतीक बन गया है। अब देखिए उदाहरण से समझिए आप, आज देश में विभीषणों की कमी नहीं है। देखिए विभीषणों को नेगेटिव रूप में रावण के पक्ष से देखा गया है,
जबकि राम के पक्ष से देखें तो सकारात्मक है, लेकिन प्रतीक बन गया तो बन गया। ये विभीषण ने कोई गलत नहीं किया। आप जब रामायण देखते हैं, राम की कथा को पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि विभीषण समझदार था, जिसने अन्याय का विरोध किया, जिसने असंगत का, गलत का विरोध किया और सही के पक्ष में आकर के खड़ा हो गया। और आप देखिए, जब भी ये लोग, जिसमें खुद रावण का पुत्र है, रावण का भाई कुंभकर्ण है, रावण की पत्नी है, ये सभी लोग जब अंत समय आता है तो रावण को कहते हैं कि आप इस जो विनाश का कार्य है इसको त्याग दीजिए, राम की शरण में चले जाइए, सीता को वापस लौटा दीजिए, क्योंकि राम एक साधारण पुरुष नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम उनको देख रहे हैं, उनसे युद्ध कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप हो रही है, उससे आभास हो रहा है। तो कहने का मतलब विभीषण ने कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप उनके नाम का, उनके कार्य का बन गया, तो उस रूप में उनको नेगेटिविटी में, नकारात्मक रूप से देखा जाता है। देश को चाहिए एक और गांधी, और यहाँ पर गांधी को सकारात्मक रूप से देखा गया है इस वाक्य के अनुसार, लेकिन गांधी को भी नकारात्मक रूप से देखा गया है बहुत सारी जगह। तो वो एक अलग डिबेट है, अलग विषय है। हाँ, तीसरा है व्यक्तिक प्रतीक। नलिनी, माली, यानी कि अपने अपने अनुसार कई बार अर्थों के, प्रतीकों के या शब्दों के प्रतीकात्मक अर्थ को ग्रहण किया जाता है। फूली फूली चुनी लिए काली हमारी बार, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। हाँ, बहुत अच्छा श्रेष्ठ दोहा है। तो इसमें व्यक्तिक दोहा है कि अलग अलग रूप से अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, माली का अर्थ है काल, मृत्यु। हाँ, अब अलग अर्थ है। परंपरागत प्रतीक हंसा। अब हंसा परंपरागत प्रतीक बन गया है, लगातार चला आ रहा है। एक डाल दो पंछी बैठा कौन गुरु कुन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला। अब यहाँ पर परंपरागत प्रतीक है हंस, हंसा। हंस यानी कि यहाँ पर जीव का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। और भी कई अर्थ हो सकते हैं, और भी कई प्रतीकात्मक हो सकते हैं अलग अलग रूप से। परंपरागत, परंपरा मुक्त प्रतीक, परंपरा से मुक्त यानी कि अलग हटके नए प्रतीक जो आए हैं। सांप, मधुमेह बसंत। अज्ञे की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। अब देखिए, सांप का जैसा स्वभाव है, मनुष्य वैसा बनता जा रहा है कि नगर में रह करके, मनुष्यों के बीच में रह करके विष आना, दगा करना, धोखा करना, ये सब तो संभव हो सकता है, लेकिन सांप तुम तो ऐसे हो ही नहीं, फिर भी तुम में विष कैसे आ गया। तो ये सारी चीजें नए प्रतीकों के माध्यम से, परंपरागत प्रतीकों को एक तरह से उलट करके नए प्रतीकों की संभावना पैदा की जा रही है। भावपरक प्रतीक, छायावादी प्रतीक। छायावाद में जिस तरह के प्रतीक आए हैं भावात्मक रूप से, बहुत सारे, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, ये महादेवी वर्मा की बड़ी प्रसिद्ध कविता है। दूसरी भी यही महादेवी वर्मा की है, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटाज चली। अब इसमें देखिए, छायावादी प्रतीक बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो ये एक नई प्रतीकात्मक व्याख्या, नई प्रतीकात्मक शैली, नई प्रतीकात्मक परंपरा भी दिखाई देती है। व्याख्यात्मक प्रतीक, शेर, गीदड़, अलग अलग रूप से। जब आप जानते हो बहुत ताकतवर कोई व्यक्ति हो, उछलता कूदता हो, शेर का प्रतीकात्मक रूप से उसको पहचानने के लिए कहा जाता है। गीदड़ कोई डरपोक हो, मरियल हो, कमजोर हो, उसके लिए कह दिया जाता है। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। रीतिकाल के कवि भूषण की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। तो ये शेर का प्रतीक, शिवराज को शेर का प्रतीक दे दिया कि वो दहाड़ते हैं और अपने दुश्मनों का नाश कर देते हैं। प्रतीक परक प्रतीक, यानी कि प्रतीकात्मक रूप से भी प्रतीक लगने वाले प्रतीक। कमल, चांदनी, ये है, आप जानते हैं कमल अलग अलग रूपों में प्रयुक्त होता है। कमल को सुंदर मुख वाले के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। चांदनी भी इसी तरह से, जिसकी आभा, कांति अच्छी फैल रही हो उसके लिए। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने प्रतीक की परिभाषा इस तरह से दी है, कविता के लिए शाब्दिक प्रतीक होना एक आधारभूत शर्त है, पर हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होती। अब देखिए, शब्द में जो प्रतीकात्मक झलकता है वो कविता के लिए आधारभूत जरूरी है, लेकिन हर शाब्दिक प्रतीक कविता नहीं होती कि हर ऐसा ही शाब्दिक प्रतीकात्मक आपने ढेर लगा दिया तो कविता बन गई, ऐसा संभव नहीं है। सॉरी जी हाँ, विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने प्रतीकात्मक चीज़ों को, प्रतीक
को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दूसरे सहपाठियों के साथ साझा करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ और सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे कहा था इसकी प्लेलिस्ट बना दीजिए, चैनल की हमने प्लेलिस्ट बना दी है। अब आप आसानी से प्लेलिस्ट पे जाकर अपने विषय, अपने टॉपिक जिस पर आप अध्ययन कर रहे हो उस पर वीडियो सर्च कर सकते हो। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि क्या है कि हम कुछ छात्रों को, कुछ विद्यार्थियों को जो अपने से जुड़े हुए हैं खास रूप से, उनको मैसेज भेजते हैं तो कई बार मैसेज नहीं पहुंच पाता है, सूचना नहीं मिलती है। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और फिर प्ले लिस्ट में अपने विषय, अपने टॉपिक संबंधित वीडियो को आसानी से खोज लेंगे, पता लग जाएगा आपको। तो विद्यार्थियों, हमने पहले भी आपसे सवाल पूछे हैं, लेकिन वो सवाल काफ़ी लंबे हो गए, शायद इसलिए जवाब नहीं दे पाए। लेकिन अब हम सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और कमेंट्स के माध्यम से आपको जवाब देना है, और इसी वीडियो में उसका जवाब है। इसका जवाब आप हमें 3 दिन के अंदर अंदर दे दीजिए, और जब जवाब आ जाएगा तो हम उसका सही उत्तर भी लिखेंगे और विशेष धन्यवाद के पात्र होंगे। प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतीक की क्या परिभाषा दी है? ये प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है 3 दिन के अंदर अंदर। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।